आज से क्या मुद्दा है? हाँ भैया, है ना, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। इसलिए मैंने तुमसे पिछले लेक्चर में बोला था कि पहले लेक्चर को फिर से रिवाइज करके आ जाना। याद आ गई बात? तो प्रॉमिसरी नोट में वादा होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस होती है ना, और चेक में ऑर्डर होता है। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में कितने लोग? 2। बिल में कितने लोग? 3। और चेक में कितने लोग? 3। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम पहले से पढ़ के आओ, दिल तुमने गार्डन कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो ये लिखिए बात, प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं। सेक्शन याद हो जाए तो अच्छी बात है ना। सेक्शन 4, 5, 6 सीक्वेंस में याद आई बात, सेक्शन 4, 5, 6। तो कितनी पार्टी हमने बोली सर? ठीक है ना, कितनी पार्टी बोली सर हमने? 3। देखो ये लिखिए बात, क्या लिखा है? प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन, ऑब्वियसली बात है, कैसे होगा बाबू, कैसे होगा? लिखित में होगा, बहुत बढ़िया बात, लिखित में होगा ना, इन राइटिंग। ठीक है ना, क्या होगा सर? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब कोई बीच में शर्तें लगा रखी होंगी, अगर ऐसा होगा तो ही पैसा दूंगा ना भैया ना। तुमने मुझे सामान बेच दिया है कि नहीं बात, तो जब मैं तुम्हें वादा करूंगा पैसे देने का प्रॉमिसरी नोट, तो शर्त थोड़ी लगाऊंगा, सामान तो ले लिया, अब क्या जान थोड़ी लूंगा तुम्हारी, है कि नहीं बात? बोलो समझ में ना बात? तो ये लिखिए बात, है ना, क्या लिखा है सर? साइन, मैं साइन करूंगा, सिर्फ किसका होगा सर? ओनली मनी। यानी मैं प्रॉमिसरी नोट पे तुम्हें क्या नहीं बोल सकता कि सामान ले लेना, सिर्फ प्रॉमिसरी नोट किसका होता है? हमेशा मनी का। टू ए सर्टेन पर्सन, या तो किसी पर्सन के नाम पे प्रॉमिसरी नोट होगा, या बियरर भी तो हो सकता है ना। कितनी पार्टी हुई सर? 2। उन्हें क्या नाम देंगे? मेकर और पेई, जो बनाता है, और पेई जिसको पेमेंट जाती है। ठीक है ना। रिक्विजिट, यानी कि क्या कैरेक्टर है प्रॉमिसरी नोट के? सबसे पहले रिटन, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बस वो हाईलाइट करते हैं ना, है कि नहीं बात? राइट, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल वही हमारे सीक्रेट वर्ड है, वही हमारे कीवर्ड है। क्या करना है सर? पेमेंट का वादा करना है। पेमेंट कैसे होगी? कोई शर्त नहीं होगी, क्योंकि मैं जब तुमसे मैं सामान खरीद चुका हूं, और मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं? प्रॉमिसरी नोट दे रहा हूं, या तुम मुझे प्रॉमिसरी नोट दे रहे हो किसका? फीस का, कि सर हम आपको वादा करते हैं कि फीस इस दिन, दिवाली वाले दिन हम आपको क्या दे देंगे? फीस की पेमेंट कर देंगे। अरे तो उसके बदले में तो पढ़ा तो रहा हूं, तो इसके अलावा और शर्त, और कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर बाबू कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ रहे हैं क्या? सबूत होता है कि नहीं बात? ठीक है। पेएबल जो होगा वो सर्टेन, सर्टेन मतलब फिक्स, कितना पेमेंट करना है वो फिक्स होना चाहिए, है कि नहीं बात? मजाक में नहीं होना चाहिए, या तो 15,000 दूंगा या 50,000 दूंगा, अब है कि नहीं बात? ठीक है ना। प्रॉमिस टू पे मनी एंड ओनली मनी ओनली। ठीक है, राइट। सर्टेन यानी कि जिंदा होने चाहिए, मिस्टर इंडिया नहीं होने चाहिए, कि तुम मिस्टर इंडिया पे क्या काट दो? बिल चेक काट दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक है। स्टैंपिंग होनी चाहिए, स्टैंपिंग से क्या होता है? इससे ऊपर का, है ना, अमाउंट नहीं हो सकता ना, प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए। ठीक है ना, राइट। और द लिमिटेशन पीरियड ऑफ प्रॉमिसरी नोट फाइल सूट इज केस, केस कितना है सर? 3 साल। यानी कि अगर मैंने प्रॉमिसरी नोट पेमेंट नहीं की तो मुझ पर, मेरे ऊपर 3 साल तक केस कर सकते हो। तो बताओ, कुछ भी नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? राइटिंग, जो हाईलाइट है मतलब वो पढ़ना है। राइटिंग, पेमेंट, कंडीशन, साइन, फिक्स, मनी ओनली, सर्टेन, स्टैंपिंग, डेट, केस। एग्जाम से पहले सिर्फ यही पढ़ना है। ठीक है, और इन्हें मेमोराइज कर लेना है कि अगर कोई और चीज आ गई तो समझ जाना कि वो प्रॉमिसरी नोट में नहीं आएगी, है ना। हो सकता है कुछ कैरेक्टर किसके डाल दे तुम इसके अंदर, बिल के अंदर, तो याद रखना कौन से कैरेक्टर बिल में और कौन से। अब देखो सेम टू सेम डेफिनेशन है, सेम टू सेम, मुटेटिस मुटेंडिस, है ना। क्या होगा सर? राइटिंग, गेट बंद कर लेना, गेट बंद कर लेना, फिर बच्चे आ जाएंगे इंटर वाले बच्चे आ जाते हैं, फिर वो इधर उधर काम करते रहते हैं। राइटिंग, ठीक है ना, वो भी था। कंडीशन ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर, है ना। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे द मनी ओनली, सेम बात लिखी है, टू द पर्सन और बियरर, सेम ही तो है, सेम ही तो है लगभग, है कि नहीं बात? लेकिन यहां पार्टी कितनी है? जो बनाता है, जिसकी जेब से पैसा जाता है, ओ सॉरी, जो पैसा, हाँ, जिसकी जेब से जाता है, जिसको पैसा मिलेगा। हिंदी में लिख लेना, ये बनाता है, ड्रॉ करता है, इसकी जेब से पैसा जाएगा और इसको पैसा मिलेगा। हाँ, अब इसकी शर्तें देखते हैं, जैसे ऊपर शर्तें थी बिल्कुल इसकी शर्तें देखते हैं सर। अनकंडीशनली सेम है कि नहीं, है ना। ठीक है, कंटीजेंसी नहीं होनी चाहिए, एक अलग बात लिखी है,
ठीक है। तो जब भी तुम क्या करोगे सर, पेमेंट करोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, वो उसके फेस पे लिखना है कि इस दिन करूंगा अगर कोई पेमेंट डालनी। इसे क्या बोलते हैं सर, ऑन इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट और साइट। पढ़ा था ना पिछली क्लास में कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेबल ऑन साइट और ऑन इवेंट। अगर दिवाली आएगी जब दूंगा तो दिवाली सर्टेन है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता है ना कि अगर बारिश आएगी दिसंबर में तो मैं दूंगा, क्योंकि बारिश सर्टेन, सूरज का निकलना सर्टेन है, न्यू ईयर का आना सर्टेन है, दिवाली का आना सर्टेन है कि नहीं बात, राइट। होली का आना सर्टेन, होली कब है कि नहीं बात, होली का आना सर्टेन है। तो सर्टेन इवेंट क्या होना चाहिए हमेशा, सर्टेन। टाइटैनिक आएगा सर्टेन नहीं है, तो ये आपको फेस पे लिखना है। ओनली मनी है ना, अमाउंट शुड बी पेड सर्टेन, यानी सर्टेन बोले तो यहां क्या है, फिक्स। ठीक है। पेमेंट का लिखी होनी चाहिए बिल के ऊपर। पे टू ऑर्डर भी होता है और किसकी डायरेक्शन पे भी होता है, पे टू ए और हिज ऑर्डर, या तो मैं या मैं जिसे बोलूंगा, ठीक है ना, राइट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होगा सर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। सिग्नेचर राइट सेम है। जो प्रोमिसरी नोट में नहीं था वो यहां पे है, और वो खास बात क्या है, ये है ना, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा सर, एक्सेप्ट कराना पड़ता है। प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्ट कराने की जरूरत नहीं है, चेक को भी एक्सेप्ट कराने की जरूरत नहीं है ना, राइट। स्पेशली मेंशन द डेट और प्लेस और स्टैंपिंग। तो देखो आधी बातें तो वही है ना, सिर्फ एक ये बात है जो उससे बिल्कुल अलग है, ये वाली बात। सेक्शन 6 चेक। अब ये बताओ, चेक में अगर चेक काटा तो भैया बैंक का नाम तो आएगा, तो बैंक को क्या बोलते हैं, बैंकर। पुष्पा फ्लावर बनने का नहीं है ना, क्या बोलते हैं सर। इसलिए चेक की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। चेक इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो किसके ऊपर ड्रॉ करते हो, ड्रॉन अपॉन द बैंकर, कि बैंकर के ऊपर ड्रॉ करते हैं और बैंकर को ऑर्डर देते हैं कि जो भी बंदा चेक लेके आएगा उसे पैसा दे देना। चेक इज ऑलवेज, सबसे खतरनाक बात, क्योंकि जब तक बैंक नहीं जाओगे बैंक तुम्हारे घर नहीं आएगा, तुम्हें बैंक में जाके कहना पड़ेगा पैसा निकाल, तो आपको डिमांड करना पड़ता है बैंक में जाके। क्या करना पड़ता है सर। और आजकल तो भैया इलेक्ट्रॉनिक, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज से भी क्या कर लेते हैं सर, पैसा निकाल लेते हैं, यानी चेक की इमेज भेज देते हैं, उसे बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। क्या बोलते हैं, यानी अगर क्वेश्चन एग्जाम में है व्हाट इज द चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो आप क्या बोलोगे, ट्रंकेटेड चेक इज इन द चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, है ना। तो ये अमाउंट बहुत मोटे मोटे अमाउंट, करोड़ों करोड़ों में चलती है बात, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब क्या है, बिल्कुल मिरर इमेज। कौन सी इमेज होती है सर, मिरर, यानी फोटो, बिल्कुल मिरर इमेज होती है चेक की, लेकिन वो किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, डिजिटल। उस पर साइन कौन से होते हैं, मैं चेक पे मैनुअल साइन करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कौन से साइन होंगे, डिजिटल सिग्नेचर एंड क्रिप्टो सिस्टम से होंगे, ठीक है ना। मतलब वही डिजिटली काम चलेगा। जैसे हमारे वो नहीं बनते, जब तुम यूपीआई से पेमेंट करते हो तो एक आईडी नहीं बन के आती 16 डिजिट की, उसे बोलते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, है ना। ऑनलाइन आईडी जनरेट होना, ये सारी चीजें, ठीक है ना। ये रहा ट्रंकेटेड चेक मीन्स ट्रंकेटेड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर दिया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल, यानी जब बैंक दूसरे बैंक को कहता है कि इसका पैसा भेज देना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजता है, ठीक है। पेइंग और रिसीव पेमेंट इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज। एकदम से पेमेंट कब होती है, जब आप कब कर देते हो, इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट कर देते हो, समझ में आई। क्लियरिंग हाउस कौन होता है सर, क्लियरिंग हाउस वही आरबीआई जिसे कह देता है कि भैया इसे चेक करके पेमेंट के लिए भेज देना, यानी क्लियरिंग हाउस का मतलब हो गया एक तरीके से इंस्पेक्टर। कौन हो गया, जो ये चेक करता है कि ट्रंकेटेड चेक की सारी चीजें डिटेल चेक करता है। अरे जैसे एयरपोर्ट पे जाओ तो सिक्योरिटी चेक इन नहीं होता, एक पटरी इसी पे जाता रहता है, तुम्हारा बैग भी, उसमें कुछ भी सामान निकलता है तो पी 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 बजने लगता है, फिर तुम्हारी उसकी चेकिंग होती है, वो होता है क्लियरिंग हाउस। फिर तुम भी जाते हो ऐसे, कभी गए हो ना एयरपोर्ट, फिर तुम भी जाते हो ऐसे, वो चेक करता है, पूरी स्कैनिंग करता है, कहता है बेल्ट भी रख, पर्स भी रख, है ना, चमड़े का सामान, पर्स, मोबाइल सब रखवा लेते हैं, सिर्फ तुम्हारे हाथ में बोर्डिंग पास होना चाहिए, तो वो होता है क्लियरिंग हाउस, ठीक है। बाद में कोई भी लोचा होगा तो क्लियरिंग हाउस की गर्दन पकड़ी जाएगी, है ना। चक्कू लेके पहुंच गए तुम, ठीक है, तो चक्कू, अब तुम ये नहीं कहते फल काटने के लिए लाया हूं, चक्कू कैंची मेरी निकल चुकी है, शेविंग किट भी निकल चुकी है मेरी, हाँ,
गलती से ले गया शेविंग किट, है ना, बैग में रख के, तो वो नीचे तो अलाउड होती है, लेकिन अगर आप केबल में ले जा सकते हैं। शेविंग किट बहुत महंगी भैया, बहुत रोया उस दिन मम्मी, है कि नहीं बात। शेविंग किट निकाली, उसमें कैंची वगैरह ब्लेड वगैरह होता है ना, तो क्लियरिंग हाउस की गलती है अगर बाद में अगर निकलेगा तो, ठीक है ना। तो ऐसी चेक में भी क्लियरिंग हाउस होता है कि सारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीजें क्या है, एकदम सही है। तो उसे कौन रिकॉग्नाइज करता है? आरबीआई। आरबीआई कहता है ये क्लियरिंग हाउस है हमारा ना, ठीक है। ड्रॉन ऑन द बैंक, ऑलवेज पेबल ऑन, सबसे डेंजर बात, बैंक के ऊपर ड्रॉ होता है, पेबल ऑन डिमांड होता है। ड्रॉई पे ही सेम बात है ना। करेक्टर देखो, राइटिंग में अनकंडीशनल, साइन, अमाउंट और फिगर वर्ड में भी लिखे जाते हैं, चेक, सेम बात है कि नहीं। ऑर्डर और बियर दोनों हो सकता है कि नहीं बात। ये तो ऑर्डर चेक होता है जिसमें नाम लिखा होता है, तुमने लिखा पे अंकुर, पिछली बार चेक बनवाया था मैंने तुम्हें ना। और बियर पे क्या लिखते हो? सेल्फ, क्योंकि जब मैं भी बैंक से पैसे निकालने जाता हूँ मैं एटीएम से नहीं निकालता, है ना। एटीएम में थोड़े फ्रॉड के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, तो कई बार भीड़ भी ज़्यादा होती है, कई बार एटीएम भी बंद होते हैं, और दूसरे बैंक के एटीएम से निकालो तो कई बार 3-4 बार के बाद वो क्या करते हैं, प्रोसेसिंग फीस भी ले लेते हैं। तो मैं तो सीधा, मेरा बैंक घर के पास है, सीधा बैंक में जाता हूँ, सेल्फ लिखता हूँ, टेबल पर देता हूँ, वो 2 साइन करवाते हैं और सीधा कैश दे देते हैं, है कि नहीं बात। लेकिन उसमें सेल्फ का मतलब क्या होता है? बियरर, जिसके हाथ में है उसको पेमेंट हो जाएगी। पे ही कौन होना चाहिए? मिस्टर इंडिया नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अगला टॉपिक मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। ये पूरा अगला चैप्टर है, हु कैन क्रॉस द चेक, है ना। जो भी क्रॉस करेगा, है ना, होल्डर भी कर सकता है, ड्रॉई भी कर सकता है। क्रॉस क्या होता है? जैसे ये 2 लाइन खींचना, है ना, चेक के ऊपर खींचते हैं ना, अगला चैप्टर यही है। बैंकर भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले क्या देख लेते सर? ड्यू डेट ऑफ बिल। क्या देखते हैं सर? ड्यू डेट। बताओ, तुम बताओगे बिल की ड्यू डेट क्या होती है? जो लिखी होती है उस पर, ऐसे कोई लॉ में मेंशन नहीं है। लेकिन ग्रेस पीरियड कितना होता है? ये लॉ में मेंशन है, इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? ग्रेस पीरियड। बिल्कुल सही बात, ठीक है। चेक पे भी, है ना, इंस्ट्रूमेंट नॉट एंटाइटल्ड। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसपे ड्यू डेट नहीं मिलती? चेक पर, बिल पेबल ऑन डिमांड पर, और बिल जिसपे टाइम मेंशन नहीं है। इन तीनों में क्या नहीं मिलेगा? इन तीनों में ग्रेस नहीं मिलेगा। हो सकता है तुमने 11th में भी कुछ थ्योरी में याद किया हो, है ना, रट्टे लगाए हो तुमने कि इन पे ग्रेस नहीं मिलता। चेक पर है, चेक पर तो पेबल ऑन डिमांड है, और जो बिल और नोट पेबल ऑन डिमांड है उस पर तो जब डिमांड करोगे जब मिल जाएगा, उसमें ग्रेस की जरूरत नहीं है। और इस पर टाइम ही ना लिखा हो तो 3 दिन जोड़ोगे कहां? तुमने तो लिखा है कि बिल पे कर देना ऑन साइट, जब दिखा दे तब पे करना, उस पर टाइम नहीं है, तो फिर 3 का है दिन। किन किन के ऊपर 3 दिन का ग्रेस मिलेगा? डे लिखा हो या लिखा हो आफ्टर साइट, या फिर क्या लिखा हो? हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर बनेगा इसके ऊपर क्वेश्चन, है ना। ग्रेस पीरियड हमेशा 3 दिन जोड़ के निकाला जाता है। अगर अच्छा 3 दिन जोड़े तुमने, जिसमें तुमने 3 दिन जोड़े उस दिन निकली दिवाली, हैप्पी दिवाली, अब नहीं, पूरे भैया पहले तुमने सही बोला था, बिल बिकम ड्यू ऑन इमीडिएट प्रीसीडिंग बिजनेस डे, प्रीसीडिंग पहले वाला दिन। उसमें तो ये लिखा है देखो, पब्लिक हॉलीडे। हाँ, दीपावली नहीं आती, नेशनल हॉलीडे आएगा, तो चलो 15 अगस्त वाली बात है ना। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुमने टर्मिनेट हैज नो कॉरस्पॉन्डिंग डे, जिस दिन टर्मिनेट हो रहा है उस दिन उसका दिन नहीं है, तो कब होगा? लास्ट डे ऑफ द मंथ पे, मतलब जिस दिन एंड हो रहा है ना। अब जैसे तुमने लिखा 30 तारीख, है ना, तो फरवरी में तो आती नहीं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 28 हो जाएगी। ये लिखा लास्ट डे ऑफ द मंथ हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात पड़ता है सर, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सुनो ध्यान से, पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान सुनेंगे। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है, भैया मैंने तुमसे पैसे मांगे, भैया फीस ला दो, मैंने कहा ऑफिस में दे देना, तुम पैसे लेके आए, तुमने ऑफिस में दे दी, XYZ जो भी बैठा हो, मैंने कहा भाई फीस नहीं लाए हैं, इतने दिन हो गए, तुमने कहा सर आपने कहा था ऑफिस में दे दो, हमने ऑफिस में दे दी। मैंने कहा ऑफिस में किसको दे दी? मैं ऑफिस में एक भैया बैठे थे उनको दे दी। अबे ऑफिस में भैया बैठे थे क्या कर रहा तू?
ऑफिस में कोई भैया नहीं बैठते हमारे ऑफिस में, हमेशा कौन बैठता है? भैया नहीं, दीदी बैठी मिलेंगी तुम्हें। क्या बात कर रहे हो, हमारे कोई भैया काम नहीं करते। अच्छा भैया पराग सर होंगे? अरे नहीं नहीं, पराग सर को तो सर कहता है, मैं भैया नहीं कहता। भैया एक भैया बैठे थे, है ना। मैंने कहा भैया सर ने बोली थी पेमेंट देनी है, उन्होंने कहा हाँ बताओ, पेमेंट लेके दे दी मैंने उन्हें। मैंने कहा भैया ए पुष्पा, दोबारा झुकेगा नहीं पुष्पा, दोबारा फीस लेगा, दोबारा फीस देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। गलत जवाब। अरे अपने आप को हरा दोगे नशेड़ियो? पता क्यों नहीं दोगे? क्योंकि मैंने बोला कहां दे देना, और तुमने तो ऑफिस में देनी है ना। तुमने कहा सीसीटीवी चेक कर लो, ऑफिस में दी है, तो सर बताते ना ऑफिस में किसे दी है। आप मैंने बोला जो ऑफिस में बैठा होगा वो कहां का बंदा होगा, कोचिंग का ही पर्सन होगा, तो मैंने दे दी। तो तुमने पेमेंट क्या सोच के दी? हाँ ये सही बोला प्रिंस, गुड फेथ में। तुमने ये सोचा कि सर ने ऑफिस में बोला है तो ऑफिस में जो बैठा होगा वो ऑफिस का एम्प्लॉय होगा। तो मैंने अपनी तरफ से, अपनी ईमानदारी से, अपने तन मन धन से, बिना किसी चीटिंग के भाव से, बिना किसी फ्रॉड के भाव से मैंने उस बंदे को पेमेंट दे दी। तो मेरी तरफ से तो गुड फेथ में पेमेंट होगी। तो मैंने तो उस बंदे को पेमेंट देने को सोचा, पेमेंट टू RKG। तो सर मेरे पे ऊपर डबल पेमेंट का इल्जाम क्यों लगा रहे हो? ये तो आपको बताना चाहिए था ना ऑफिस में किसको देनी है कि नहीं बात, राइट। तो उसमें किसी गलती है? हाँ तुम्हारी गलती नहीं मानेगी। जब सामने कहा भाई ग्राहकों की लपेट रहे हो तुम, उसने तो पेमेंट दे दी, जो उसने पेमेंट दे दी वो गुड फेथ पे दे दी, और गुड फेथ की पेमेंट देने को बोला जाता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ऐसी होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है? भरोसा या गुड फेथ। हाँ देने वाला क्या निकला? भोलू। भोलू निकला बिना किसी ये जानकारी के कि भैया मैंने कोई चीटिंग का भाव नहीं रखा, और मुझे दूर दूर तक ये जानकारी भी नहीं थी कि जो ऑफिस में बंदा बैठा है वो ऑफिस का है ही नहीं। और फिर जज मुझे भी डांटेंगे, एम कह रहे, नत्थू कह रहे किसी को भी ऑफिस में बैठा दोगे आप ना, आपका ऑफिस है ना, किसी को बिठा दोगे तो घर में घुसेड़ दो किसी को भी, है कि नहीं बात? गेट खुला है, गुज्जा भाई गुज्जा, गेट खुला है, धर्मशाला है हमारे यहाँ तो, है। मैंने कहा नहीं सर ऐसी बात तो नहीं। ऐसी बात क्यों नहीं है? आपका ऑफिस, आपका ऑफिस में अगर कोई है नहीं तो ताला लगाओ। XYZ कोई भी बैठे, ऊपर वाली बिल्डिंग का कोई बंदा आके बैठ जाएगा ऑफिस में, कोई किसी बच्चे का ऑफिस बैठ जाएगा। अरे बच्चे के लिए क्लासरूम में ऑफिस होता है, तो गलती इसकी, जो पेमेंट देगा उसकी गलती क्यों है? मैंने हाथ जोड़े, सॉरी सर, सॉरी सर नहीं, पेमेंट होगी तुम्हें, तुम्हारे मर के पैसे ले गया, दोबारा पैसे नहीं मांगने, बच्चे से पढ़ाना पड़ेगा आपको। तो जज साहब ने लॉ कहां बना दिया? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। क्योंकि तुम चेक या बिल का भुगतान भोलू बन के दे आए, कर तो दिया तुमने, अब गलत जगह किया तो उसमें हमारी गलती मानेगी, तुम्हारी गलती। ये लिखी बाबू, पेमेंट इन अकॉर्डिंग विद द एपरेंट टेन्योर। एपरेंट टेन्योर का मतलब जो लिखा है, जो बिल या चेक पर या जो प्रॉमिसरी नोट पर लिखा है, ठीक है ना। तुमने कहा सर प्रॉमिसरी नोट पर हमने लिख के दिया था, हमारी फीस है मान लो 20,000 रुपए, हम 20 दिया है, हमारी फीस थी 50, हम 50 दिया है, तो उसे बोलते हैं एपरेंट टेन्योर। क्या बोलते हैं? एपरेंट टेन्योर मतलब जो प्रॉमिसरी नोट या बिल पर लिखा है। भूलू क्यों तुम? विदाउट नेग्लिजेंसी। हाँ विदाउट नेग्लिजेंसी, कि तुमने इस बात का कोई भी नेग्लिजेंट नहीं किया कि सामने वाला चोर भी हो सकता है। तुमने सोचा सामने वाला कौन है ना, भूल, अरे तुम भोलू तो तुम हो, सामने वाला कौन है कि वो ऑफिस का ही बंदा है। होश में ना आए, नशे में रहे, पढ़ के ना आता है। पेमेंट है ना, क्या लिखा है देखो, अब ये पढ़ाओ। पेमेंट टू द पर्सन इन द पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अंडर सर्कमस्टेंसेस व्हिच डू नॉट अफेक्ट द रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट नॉट रिसीविंग द पेमेंट अमाउंट टू मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट। पूरी जगह ऊपर से निकल गई सर, बात हम ना पढ़ रहे, हम ना देंगे पेपर, हम तो मैं इंटर में जाऊंगा ही ना। मैं जब यही इतनी खतरनाक लाइन लिखी है इंटर में तो पागल हो जाऊं मैं, है ना। और फाइनल में तो आत्महत्या कर लूंगा। बता सकते हो क्या मतलब हुआ इसका? ये भोलू की, जो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है ना, ये भोलू की डेफिनेशन है। बताओ, हाँ बताओ, हाँ प्रिंस तुम कुछ कह रहे थे, बोलो जरा, पूरी उम्मीद है मुझे तुमसे। थोड़ा सा और करीब, थोड़े पास हो। तो इसको पोजीशन दी है हमने पेमेंट की, और इसका मतलब ये है कि जो भी पेमेंट करेगा ना, तो फिर उसको मतलब कोई मतलब वो तो सिर्फ पेमेंट कर देगा, बाद में जो भी होगा तो जो ऑफिस का बंदा है वो देखेगा ना। तो उसको बस ये था कि सुपर पे पेमेंट करनी थी,
है ना, आपने कहा कि तू पेमेंट करेगा, उसको जैसे कि पेमेंट करनी है, तो फिर जो अमाउंट रिसीव हो जाएगा, फिर उसके बाद तो थोड़ा सा सर जिसको पेमेंट दी है वो पेमेंट लेने वाला नहीं था, अनटाइटल्ड। ना 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 मैं बताऊं, चलो वो सीट पे बैठा है जहाँ पे हमें वो देना है ना ये किसकी बात चल रही है, पता किसकी चल रही है? ये चल रही है पेमेंट देने वाले की बात चल रही है। पेमेंट देने वाले के पास कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। रीजनेबल ग्राउंड मतलब कोई भी सबूत या शक नहीं है। यहां रीजनेबल ग्राउंड का मतलब क्या है? पेमेंट देने वाले के पास कोई भी ऐसा शक नहीं है जिससे वो ये कह सके कि पेमेंट लेने वाले को पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। यानी ऑफिस में जो है ना मिस्टर एक्स बैठा था, अनजान व्यक्ति, तुम यानी जो पेमेंट दे रहा था, पेमेंट देने वाले के पास कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जिससे वो ये प्रूफ कर दे कि पेमेंट लेने वाले को पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी। ये मतलब है इसका। हिंदी में लिख लो। क्योंकि वो बोल रहा है। हाँ पेमेंट बोलो, पेमेंट करने वाले के पास, हिंदी में लिखते हैं ना साथ साथ, कोई सबूत को क्या बोलेंगे? शक को क्या बोलेंगे? ग्राउंड। पेमेंट करने वाले के पास कोई शक को शक है कि नहीं बात? ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती दिख रहा है, कोई ग्राउंड या शक पेमेंट करने वाले को के पास की जगह चलो को लिख देता हूं, है ना। पेमेंट करने वाले को शक नहीं है कि रिसीवर, पेमेंट प्राप्त करने वाले को, रिसीवर है कि नहीं है, कि रिसीवर को पैसा नहीं मिलना चाहिए। ये हुआ इसका मतलब, इस लाइन का मतलब जो रेड पेन से लिखी है कि पेमेंट करने वाले को किस बात का, किसी भी बात का कोई शक नहीं है कि पेमेंट रिसीव करने वाले को पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। पेमेंट टू द पर्सन टू द पोजीशन इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अंडर सर्कमस्टेंसेस। पेमेंट आपने करी है, इस सिचुएशन में करी है विच डू नॉट इफेक्ट द शक, इसमें कोई आपको शक नहीं है कि पेमेंट रिसीव करने वाले को पेमेंट नॉट एंटाइटल, कि उसे पेमेंट के एंटाइटलमेंट नहीं होनी चाहिए, उसे पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए तो तुम भोलू हो, क्योंकि तुम्हें कोई भी शक नहीं है। अगर तुम्हें शक होता तो तुम भोलू नहीं होते, फिर तुम उसके साथ चोर चोर भाई भाई माने जाते। तो तुम इसलिए भोलू हो क्योंकि तुमने पेमेंट जब करी तो तुम्हें इस बात का कोई भी शक नहीं था, तुम्हारे पास कोई भी ग्राउंड नहीं था, कोई भी सबूत, शक का कोई बिना नहीं था कि मुझे पेमेंट नहीं करनी चाहिए, इसको, इस बंदे को पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तुमने तो सोचा जो उसमें बैठा होगा सर का ही बंदा होगा, पेमेंट दिया है, कोई शक ही नहीं है ना। और तुम पेमेंट दिया है तो जज साहब ने क्या बोला? मैं हारूंगा, तो इसलिए बोला जज साहब ने पेमेंट इन ड्यू को रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। खत्म, गया तो गॉन, टाटा बाय बाय। इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? डिस्चार्ज, यानी उसका भुगतान क्या हो चुका है? हो चुका है। अब दोबारा मत लड़ना, भुगतान हो गया। अब तुम्हारी वजह से हुआ है, गलत हुआ है तो ठीक है, देने वाली कोई गलती नहीं है। इसकी 3 कंडीशन आपको पूरी कर देनी है। पहली कंडीशन, जब तुम भोलू बन के पेमेंट करने जाओगे तो पेमेंट किस हिसाब से करोगे? एपरेंट टेन्योर के हिसाब से। एपरेंट टेन्योर का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के फेस पे लिखा है उसके हिसाब से, है ना, राइट। इंस्ट्रूमेंट के फेस पे जितना अमाउंट लिखा है, कहां जहां प्लेस लिखा है उसके हिसाब से। दूसरा बोलो। हाँ, कैसे होना है सर? इट मस्ट बी मेड इन टर्म ऑफ ओनली इन चेक एंड करेंसी नोट, है ना, मनी में होना है। ऑब्वियसली बात है, मनी में ही होता है, ठीक है ना। पेमेंट हमेशा किस पे होनी है? तो तुम कैश दे के आ गए होंगे, ठीक है। सामने वाला बंदा आपसे ये नहीं बोल सकता पैसा मत दे, मोबाइल दे दे अपना, नहीं, ये नहीं बोल सकता, ठीक है ना। अगली बात, इट इज मेड टू द पर्सन, किसको पेमेंट करनी है? टू पोजीशन इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल्सो एंटाइटल टू पेमेंट, यानी आपने उसको पेमेंट करनी है जिसका नाम प्रॉमिसरी नोट पे लिखा है या जिसके ऑर्डर पर आपने किया। जैसे मेरा नाम लिखा, मेरे ऑर्डर पर आपने जिसको ऑफिस में दे दिया, ठीक है ना। यानी क्या बोला जाएगा? पेमेंट हमेशा मानी जाती है जो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो। हकदार कौन होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब पिछली क्लास में बताया, हमेशा भोलू ही होता है। पेमेंट तुम कैसे करोगे? गुड फेथ का मतलब ये वाली लाइन है ना, कि तुम्हें इस बात का जरा सा भी इल्म शक नहीं है कि पेमेंट रिसीव करने वाले को पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ये लिखी बात। यू हैव नो ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब क्या है यहाँ पे? शक। इस बात का शक नहीं है तुम्हारे ऊपर कि
सामने वाले को पेमेंट ना मिले। तुम्हें कोई शक नहीं था उसके ऊपर, तुमने कहा सर सर के बंदे ही बैठे होंगे उसमें, मैं क्यों शक करता, है कि नहीं बात। अब मान लो तुम पहली बार पेमेंट देने आए, गुंजन मैडम मिली, है ना, तुमने देखा भाई एक आध दिन से वो यहाँ पे हैं, तो तुम शक थोड़ी करोगे तुमने कहा वही संभालते होंगे है कि नहीं बात। तो जो ऑफिस में बैठा है वहां, तो बच्चा हमेशा क्या सोचेगा कि वही आरकेजी का एम्प्लॉय है, वही क्या करता है, ऑफिस संभालता है, ठीक है ना। तो गुड फेथ मतलब तुमने कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं करी, यानी तुमने कोई भी, है ना, शक के बिना को, शक के पॉइंट को कोशिश करी है दूर करने की कि हाँ आरकेजी यही है, आप कौन, अच्छा आरकेजी में आप यहीं ऑफिस में बैठते हो, ऐसी बातें तुमने पूछ ली होंगी, जनरल इंक्वायरी, है ना, राइट। तो तुमने कहा होगा भैया मैं तो गुड फेथ में पेमेंट करके आया हूं, जो बंदा था उसने बोला था भैया मैं कौन हूं, आरकेजी का ही हूं। बात समझ में आ गई, याद रहेगी बात। तो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी इंपॉर्टेंट है और पेमेंट इन ड्यू कोर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आती बात। इतने लेक्चर लगा दिए मैंने सिर्फ दो पेज के टॉपिक के लिए। बताओ दोनों में डिफरेंस बाबू। हाँ 2 3 3, यहाँ प्रॉमिस अनकंडीशनल ऑर्डर और यह डोंट स्पेसिफाइड एक्सेप्टेंस, इसमें देनी नहीं होती, इसमें तो ये जरूरी है, अब बैंक में भी थोड़ी लेते हो। लायबिलिटी किसकी है, जो वादा कर रहा है, प्राइमरी, यानी जो बोल रहा है पहले उसकी। लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर इन कंडीशन एंड सेकेंडरी, क्योंकि मैं तो किसी और को कहता हूं ना पे करने के लिए, अरे मैं तुम्हें बिल, भाई मैं ड्रॉअर हूं, मैं कह रहा हूं तुम पेमेंट दे देना पराग सर को, तो लायबिलिटी तुम्हारी पेमेंट करने की, तुम नहीं दोगे जब पराग सर मुझसे लड़ेंगे, तो मेरी तो सेकेंडरी हुई, तो मेकर की क्या होती है हमेशा, ड्रॉअर की सेकेंडरी। याद रखना बात, कभी एग्जाम में गच्चा खा जाओ, है ना। लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर, जो चेक बना रहा है, क्योंकि प्राइमरी तो बैंक की है, तुम, मैं कहूंगा बैंक ना दे तब आइयो मेरे पास, इसमें कोई डिसऑनर नहीं होता, है ना, नोटिस इसमें होता है और नोटिस और डिसऑनर की जरूरत नहीं है, इसमें फिक्स हो गया ना, जिसने पेमेंट नहीं दी फिक्स हो गया। याद रखना बात। पेबल ऑन डिमांड स्पेसिफाइड टाइम, ऑन डिमांड आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, ऑन डिमांड इवन बियरर को भी पेमेंट हो सकती है इसमें पेबल टू बियरर हो सकता है, इसमें कैन नॉट पेबल टू बियरर, क्योंकि बिल में आपको क्या करना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है, आप ये नहीं कह सकते जिसको बिल पाया उसका हो जाएगा, है ना, और चेक में तो सेल्फ लिखते ही है कि नहीं बात। क्रॉसिंग इसमें होती ही नहीं, क्रॉसिंग चेक तो क्रॉस में किया जाता है। इसमें नोटिंग प्रोटेस्टिंग की डिसऑनर की बात कोर्ट में पहले से लिखवाने की जरूरत नहीं है, इसमें डिसऑनर की बात कोर्ट में लिखवाने की जरूरत होती है। और चेक में डिसऑनर में तो बैंक ही सबूत देता है कि भाई इसके खाते में पैसे ना है, तो इसमें भी कोई कोर्ट में लिखवाने की जरूरत, बिल में जरूरत होती है ना, राइट। ग्रेस पीरियड इसमें हो सकता है, इसमें तो है ही, और बैंक कभी भी ग्रेस पीरियड नहीं देता। नंबर डेट एसेंशियल, ये सब क्या होता है सर, हाँ, इसमें स्टैम्प जरूरी है, इसमें स्टैम्प जरूरी है, इसमें स्टैम्प जरूरी, चेक में कोई स्टैम्प नहीं लगती, चेक में तो आप अमाउंट और फिगर में और वर्ड में लिखते हो, है ना। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में बच्चा गच्चा खाता है ना, ये वाली बातें हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में। कैन नॉट बी पेबल टू बियरर ऑन डिमांड, कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर, है ना, ऑन डिमांड, कैन बी मेड ऑन डिमांड, यू कैन मेड पेमेंट टू द बियरर, सेल्फ लिख के, है ना। डिमांड का मतलब नाम लिखा है, डिमांड का मतलब क्या होता है, अरे जब जिसका नेम लिखा है तो फिर उसी को तो दोगे, बियरर को नहीं दे सकते, है ना, इसलिए नहीं, ठीक है। बात समझ में आई। क्रॉसिंग वाली बात आसान है, डिसऑनर वाली बात पहले से कोर्ट में फिक्स करना, इसमें जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी है। ग्रेस पीरियड तो आसान है, याद कर लोगे, है ना, ग्रेस पीरियड याद रखना, इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। यह है मेन इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। नोटिस का भी, इसमें नोटिस नहीं देना, इसमें देना पड़ता है, इसमें नोटिस नहीं देना पड़ता, क्योंकि इसमें तो बिना नोटिस दिए ही जो बंदा होता है उसको ऑलरेडी
खबर पहुंच जाती है कि क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। भाई प्रॉमिसरी नोट में तुमने वादा किया, मैं तुम्हारे पास आया, भैया वादा निभा दो, तुमने नहीं दिया, तो मुझे खबर पहुंच गई कि मुझे तो दे दी थी पेमेंट। बैंक के केस में बैंक तुम्हारे पास खबर पहुंचा देता है कि खाते में पैसा ना आया, तेरा चेक डिसऑनर हो गया। बिल के केस में मैंने तुम्हें बोला पराग सर को दे देना, तुमने पराग सर को नहीं दिए, तो ये मेरे तक पहुंचने बाद मुश्किल होती है, इसलिए क्या करना पड़ता है, इसमें नोटिस देना पड़ता है। ठीक है ना, राइट। क्रॉसिंग ऑफ चेक पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। बताओ क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है? बहुत आसान, बहुत ही टुच्ची बात है। चेक को क्रॉस कर देना। एक चेक है, उसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, है ना, तुमने देखा हो घर में। बताओ क्यों करते हैं? नहीं, इस दो लाइन खींचने का मतलब है, अब कोई भी बैंक, भारत का कोई भी बैंक तुम्हें इस पे लिखा हुआ 50,000 रुपए साइन करा हुआ कैश विड्रॉ नहीं देगा। इसका मतलब अकाउंट में पहुंचा देना। हाँ, ओनली क्रेडिट टू योर सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। सेफ्टी रहती है कि हमारे अकाउंट में आया। कि भैया तुमने जिसके नाम पे चेक काटा है, यानी मान तुमने कहा फीस देनी है अंकुर सर को, तुमने कहा पे अंकुर अग्रवाल, ऐसे करते हैं, क्रॉस चेक कर दिया। अब अंकुर अग्रवाल इससे बैंक से कैश नहीं जा सकते, क्या निकाल पाएंगे? कैश नहीं निकाल पाएंगे। बैंक कह देगा भैया तू हर खाते में पहुंचाई दे, लेकिन तुम्हें कभी भी चेक नहीं दे, तुम्हें कभी कैश नहीं दे पे हम, बात समझ में आई? तो खाते में पहुंचाएंगे लेकिन क्या नहीं देंगे? कैश नहीं देंगे। ये होता है क्रॉसिंग, है ना, राइट। कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा जाके बैंक से क्या ना निकाल ले, कैश ना निकाल ले। इसलिए भैया मैं क्रॉस करके देता हूं कि जब भी होगा खाते में पहुंचेगा, तो पेमेंट देने वाले को पता लग जाए किसके खाते में गया, क्योंकि जब पैसा कटता है तो क्या होता है, लिखा आता है ना नाम, पेमेंट टू, है ना, और पेमेंट रिसीव करने के वाले पास भी रिकॉर्ड रहेगा किसके खाते से आया, तो वहां लिखा होगा पेमेंट फ्रॉम प्रिंस, है कि नहीं बात, राइट। तो तुम्हारे बैंक की पासबुक में लिखा है पेमेंट टू अंकुर। बोलो समझ गए? इन शॉर्ट काउंटर पर पेमेंट, है ना, नहीं होती, राइट। तुमने मुझे चेक दिया एसबीआई का, मैंने गाजियाबाद के कहां पे डाल दिया, एचडीएफसी में, तो एचडीएफसी वाले एसबीआई को क्या कर देंगे, तुम्हारा चेक भेज देंगे, कह देंगे तुम्हारे पास से एक चेक आया इस बंदे का, प्रिंस का, इसके खाते से पैसे क्या कर दो, एचडीएफसी के खाते में डाल दो, अंकुर सर के खाते में कर दो, हमारे पास ये आया, तो बस अब दोनों बैंक चेक कर लेंगे। लेकिन अगर ओपन चेक है तो, ओपन चेक का मतलब जिसपे क्या लिखा होता है, सेल्फ, तो फिर आप काउंटर पे जाके क्या ले सकते हो, ओवर द काउंटर आप कैश ले लें। लेकिन क्रॉसिंग में क्या मतलब हुआ, दो पैरेलल लाइन, कितनी, चार मत खींची आई हो, बैंक चांटा मार देगा, है कि नहीं? मजा ना आ रहा था, जगह बची थी तो मैंने एक और खींच दी। ओ भाई क्रिकेट खेला है ना, तो चौथी गिल्ली लगा दोगे, चौथी डंडी, मजा ना आता, चौथी लगाएंगे, अबे तीन ही तो लगती है, हैं? आईसीआईसी से ऊपर निकल गए तुम, है कि नहीं बात? तो कभी देखा है गली में जो लोकल बच्चा भी खेल रहा होता है जिसे कोई मतलब नहीं क्रिकेट से, है कि नहीं बात, राइट, तो भी कितनी ईंट रखते हैं वो, तीन रखते हैं, है कि नहीं बात? या अगर किसी मैदान में गिल्ली लगानी है, किसी मैदान में अगर डंडियां लगानी तो कितनी लगाएंगे, तीन, और जो बनी बनाई आती है अब तो प्लास्टिक की, उसमें भी तीन ही आती है, क्यों? नियम है। तो नियम क्या है, दो, तो मजे मजे में तीन खींचूंगा, मजा आ रहा था, है, तो चांटा बजा देगा बैंक तुम में। और पैरेलल ही खींचूंगा, ऐसे ही खींचूंगा, ये ना, एक तो ऐसे खींच दी और एक ऐसे खींच दी। सर ऐसे बनाने में मजा, चलो ऐसे बनाता हूं, तो बैंक का मैनेजर भट्टे भट्टे लगा देगा दो, क्या मजाक कर रहा है यहाँ के, है कि नहीं बात? बोलो। तो भैया डंडियां कितनी खींचनी है, दो ही खींचनी है, और कैसी खींचनी है, पैरेलल ही खींचनी है, ठीक है, ये लिखी बात। लॉ में लिखा है भाई टू ट्रांसफर पैरेलल लाइन, यानी ऐसी ही खींची जानी है। हाँ, इसको तुम खींच कहीं भी दो, कुछ लोग यहाँ खींचते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि नहीं बात? लेकिन आड़ी तिरछी तीन चार ये मजाक नहीं करना। ऑब्जेक्टिव क्या बताओ, प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड, क्योंकि इट कैन नॉट बी पेड ऑन द काउंटर, इट इज पेड ओनली थ्रू बैंक,
है ना। कितने तरह की क्रॉसिंग होती है सर? जर्नल और, अब बताता हूँ जर्नल और स्पेसिफिक क्या होती है। ठीक है, सुनो ध्यान से, बहुत ही मजेदार बात है ना। ये देखो, ये जो बात लिखी है उन्होंने तुम्हारी बुक में बढ़िया बना के दे रखी है, बहुत अच्छी बात। जनरल क्रॉसिंग 2 लाइन खींच दी, है ना, राइट। इसका इफेक्ट क्या है कि पैसा कहाँ जाएगा? पैसा सिर्फ खाते में जाएगा। एंड कंपनी है, एंड कंपनी ऐसे लिख दो तो भी ये बात है, पैसा कहाँ जाएगा? खाते में। तो प्रैक्टिकली ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड को यूज नहीं करता। ठीक है, बोलो। तो देखो ये लिखी बात, अगर आपने क्या वर्ड लिखा है? एंड कंपनी या एब्रीवेशन 2 पैरेलल लाइन के बीच में लिख दिया, राइट। नॉट नेगोशिएबल, अभी बताऊंगा नॉट नेगोशिएबल क्या होता है। ये नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना? विदाउट नॉट नेगोशिएबल। इसका मतलब क्या होता है? चेक इज क्या कर दिया आपने, चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, विदाउट नेगोशिएबल। इसका मतलब जर्नल क्रॉसिंग है। जर्नल क्रॉसिंग मतलब 2 पैरेलल लाइन, है ना। इट डज नॉट प्रिंटेड, उसके अंदर कोई प्रिंटेड नहीं लिखना, अपने हाथ से लिखना होता है। ठीक है ना, कोई नंबर नहीं लिखना। ठीक है, हमेशा ज्यादातर लोग कहां बनाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे। ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इन वर्ड्स का लिखना क्या नहीं है सर? कंपलसरी नहीं है, क्योंकि चाहे आप ऐसी क्रॉसिंग करो, चाहे आप एंड कंपनी करो, चाहे ऐसी करो, बस ये क्रॉसिंग करना सफिशिएंट है कि खाते में पेमेंट जाएगी, है ना। ये बताता हूं नॉट नेगोशिएबल क्या है। अब सुनेंगे ध्यान से, ये तीनों क्रॉसिंग है सेम, तो प्रैक्टिकली ये वाला नहीं चलता ना, ये चलता। प्रैक्टिकली ये चलता है। इन तीनों क्रॉसिंग का मतलब क्या है? वैसे तो हर क्रॉसिंग का मतलब क्या है? सिंपल, खाते में पेमेंट जाएगी। सिंपल कहां? यानी कि यू डू नॉट हैव राइट टू टेक द कैश ऑन फ्रॉम द बैंक। सर अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर चलो एंड कंपनी और एंड कंपनी तो बिल्कुल ये हो गया, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सुनना ध्यान से, अगर ये वाली क्रॉसिंग है तो इसको आप फर्दर एंडोर्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एंडोर्स, हाँ करते हैं, कर सकते हैं ना। पीछे नाम लिखा, तुमने मेरा नाम लिखा था पे अंकुर 50,000, मैंने नाम लिख दिया, पीछे साइन करे, लिखा एंडोर्स टू पराग गुप्ता, तो पराग गुप्ता जी को क्या हो जाएगा? ये एंडोर्स हो जाएगा। लेकिन तुमने मजा ले लिया भैया, मजा ले लिया, तुमने 2 पैरेलल लाइन के बीच में क्या कर दिया? अकाउंट पे ही लिख दिया। जे मतलब पता है क्या हुआ? नाउ इट इज नॉट एंडोर्स। अकाउंट पे का मतलब जिसका नाम लिखा है ना, यानी ये एक चेक था, इसमें तुमने क्या लिख दिया? अकाउंट पे ही, और यहां पे क्या लिखा है? अंकुर अग्रवाल। अब ये सिर्फ अंकुर अग्रवाल के अकाउंट में ही जाएगा। अब अंकुर अग्रवाल इसे पराग गुप्ता जी को एंडोर्स नहीं कर सकते। हाँ, लाइन के बीच में, नाम नहीं, अकाउंट पे ही। अरे नाम तो है कि नहीं बात? नाम तो कहां लिखोगे? चेक पे लिखोगे ना। ठीक है, अंडर रुपीज समझ गए कि भैया इसने लिख दिया अंडर रुपीज 1 लाख, यानी इस चेक से अब कोई बंदा कितना निकाल सकता? अब कोई हेरा फेरी करने की कोशिश नहीं करेगा कि 1 लाख के आगे 1 जीरो लगा दूं। करते हैं ना कुछ लोग जुगाड़बाजी, है ना, या 1 लाख के आगे 1 से पहले एक और लगा दूं तो 11 लाख बन जाएंगे। तो इस तरह के कोई भी चोरी चकारी करने का जुगाड़ नहीं लगाएगा। तो कुछ कर देता हूं जो बैंक को पता ना लगे। अरे मैंने 1 लाख लिख दिया अंडर रुपीज 1 लाख, तो इसका मतलब क्या है? 1 लाख से ऊपर जाएगी नहीं पेमेंट। मैंने कहा तू कर ले, तू, मैं किसी चोर को भी पेमेंट देनी होगी ना मुझे, है कि नहीं बात? निकम्मे को भी, किसी बेईमान को भी, तो भी मैं सेफ रहूंगा। तो कुछ लोग ये तब इस्तेमाल करते हैं जब जिसको आपने चेक दिया उसके ऊपर आपको शक है कि ये क्या करता है? बेईमानी करता है। अब आती है आखिरी, कौन सी सर? नॉट नेगोशिएबल। अब कई लोगों को ये लगता है कि नॉट नेगोशिएबल लिखने का मतलब है ये आगे नेगोशिएबल नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया नॉट एंडोर्स। ये बिल्कुल बात सरासर गलत है। जैसा नाम वैसा काम नहीं है। क्या लिखा है नशेड़ियों, क्या लिखा है? तो बच्चों को लगता है नॉट नेगोशिएबल का मतलब है इसे आगे नेगोशिएट नहीं कर सकते। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर।
तो बच्चों को लगता है नॉट नेगोशिएबल का मतलब नॉट ट्रांसफरेबल, किसी हम आगे क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन गलत जवाब। नॉट नेगोशिएबल का मतलब होता है जो टाइटल देने वाले का है, जो टाइटल किसका है सर, देने वाले का है, सेम टाइटल चेक को लेने वाले या प्राप्त करने वाले का होगा, यानी प्राप्त करने वाले को होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं मानेंगे। फिर मैं ना बात, ओ भाई देख रहे हो बदतमीज, वैसे प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो प्रोफेशनल करने वाली हरकतें तो मम्मी के नाम से सेव होता है उसका नंबर। नाटक दिखा रहा, मुझे पता ना हो जैसे। हाँ, जो टाइटल देने वाले का है वही टाइटल प्राप्त करने वाले को मिलेगा, प्राप्त करने वाले को होल्डर इन ड्यू कोर्स, समझ गए। यानी अगर मैंने वो फ्रॉड से लिया है, वही फ्रॉड वाला चेक मैंने तुम्हें क्या कर दिया है ना, जैसे मैंने एक के आगे 0 लगा दी और वही चेक मैंने तुम्हें क्या कर दिया, आगे ट्रांसफर कर दिया, तो मैं तो फ्रॉड, चोर, निकम्मा है ना, फ्रॉडिया। तुम्हें भी क्या माना जाएगा, फ्रॉडिया माना जाएगा, निकम्मा चोर ही माना जाएगा। तुम ये नहीं बोल सकते मैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं। तुम्हें होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा अगर क्या ना लिखा हो, नॉट नेगोशिएबल। अगर नॉट नेगोशिएबल लिखा है तो तुम होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगे, फिर तुम ये नहीं बोल सकते भैया मैं तो भूलूं, है ना। तो नॉट नेगोशिएबल का मतलब होता है जो देने वाले का टाइटल है वही लेने वाले का टाइटल, हाँ बिल्कुल सही बात। इफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर इज बैड देन टाइटल ऑफ द ट्रांसफर इज ऑल्सो बैड, तो दोनों को ही चोर चोर भाई भाई माना जाएगा, समझ गए, ठीक है ना। मतलब उसे भी चेक करके लेना पड़ेगा चेक। हाँ तब बाद में कब चल जाएंगे तब। ठीक है, तो चेक क्रॉस क्या होता है, बैंकर जिसको चेक दिया गया है नॉट पे अदरवाइज देन टू द बैंकर, वो अदरवाइज पे नहीं करेगा। अदरवाइज का मतलब कैश में पे नहीं करेगा, वो दूसरे बैंकर के पास ही जाके पेमेंट मिलेगी। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ चेक इज क्रॉस कैन नॉट बी पेड ऑन काउंटर पर पे नहीं होता, सिंपल सी बात है ना, अकाउंट्स के ही पेमेंट होती है, राइट। तो क्रॉसिंग बस ये होता है कोई उससे कैश में पेमेंट ना भुना ले, इसलिए होता है। देखो, द पेमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द पेमेंट इन ड्यू कोर्स, द बैंकर इज आंसरेबल टू द, बैंकर की एक लाइबिलिटी होती है कि जब भी वो पेमेंट करे तो बैंकर को हमेशा पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा कि एवी में किसी बंदे को क्या दे दिया, चेक दे दिया। चेक तो करो, जब मैं कभी पैसे निकालने आता हूँ तो बैंक वाले पीछे भी साइन कराते हैं 2 और फिर मैच भी करते हैं। एक दिन मेरे पास चेक लौट के आ गया कि साइन मैच नहीं कर रहे, अगर उन्हें शक होता है ना साइन मैच नहीं कर रहे तो लौटा देते हैं। क्यों, बैंक ओनली द बैंकर इज आंसरेबल टू द कस्टमर। अगर कस्टमर कह रहा है कि मेरे खाते से पैसे कट गए, मैंने तो पेमेंट नहीं दी, किसको दे दी, तो बैंक जवाब देगा कि तुमने सतर्कता क्यों नहीं बरती, है कि नहीं बात। अगर बैंक यहां ही का मतलब क्या है, इफ पे टू द थर्ड पर्सन विदाउट डायरेक्शन ऑफ द कस्टमर, बिना किसी कस्टमर की परमिशन लिए। आजकल तो कॉल भी कर लेते हैं, कोई बड़ा अमाउंट होता है जैसे 10 करोड़ का अमाउंट है तो कॉल कर लेंगे, भैया 10 करोड़ का चेक दे रखा है आपने, ये बंदा आ रहा है, ये है वो है फलाना डिमाका, तब तुमसे पूछे करते हैं कर दे भैया पेमेंट इसे। ही शुड नॉट मेक द एनी काउंटर पेमेंट, थर्ड पार्टी कंसर्न द चेक जनरली क्रॉस, तो क्रॉस चेक पे तो कैश पेमेंट करेगा ही नहीं, और बड़ा अमाउंट होता है तो तुमसे पूछेगा भी इसे खाते में भेज रहे हैं भैया, भेज दें, ठीक है। तो बैंक पूरी सतर्कता बरतता है आजकल, लेकिन और बड़े अमाउंट को लेकर। हाँ बोलो, चलो स्पेशल क्रॉसिंग, राइट, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सर वो सेकंड क्लास में चलिए, सेकंड। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।